हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी का हमारा नया वीडियो है जिसका टॉपिक है अर्थ ट्रेड। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो आई बटन पे जाइए और सारे वीडियो लिंक मिलेंगे आपको, या हमारे चैनल पे विजिट करिए और पुराने वीडियो देखिए। मेरा सजेशन है कि पुराने वीडियो देखिए, स्पेशली प्लेट विवर्तन की सिद्धांत और और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये जो पुराने वीडियो बनाए हैं वहीं से होकर अगर आप आएंगे या उनको पढ़ के आप आएंगे तब आपको ये आने वाली वीडियो और ये वीडियो सब अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा डिफाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुराने वीडियो में वो चीज़ पढ़ाई जा चुकी है ना। कोई भी चीज़ अगर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई जा चुकी है तो यहाँ पर उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, है ना। आने वाले वीडियो में दोबारा से पूरी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि पुराने वीडियो आई बटन पे जाइए और देखिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकनॉमी हो या इन्वायरमेंट हो, उनके आपको वीडियोस तुरंत देखने को मिल सकें। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखिए, अर्थ ट्रेड हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा से। अर्थ ट्रेड जानते भी हैं कि जब पृथ्वी की सतह पे हमें कंपन महसूस होता है तो वो अर्थ ट्रेड कहलाता है ना। होता क्यों है? होता है प्लेटों की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें जो प्लेटें हैं उनके आपसी संचलन के कारण। तो आप हमारा जो वीडियो था भू संचलन, वहाँ पे आप देखिए, भू संचलन को देखिए, वो वीडियो देखिए, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत वीडियो देखिए, है ना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने के लिए हमारा पहला वीडियो पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग बता चुके हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में CRC मानिफे होता है ना। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोगों ने स्थल मंडल की बात करी है, दुर्बल मंडल की बात करी है। स्थल मंडल के बृहद ठंडो प्लेट रहते हैं, ये भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि भूकंप के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पहला डायग्राम मैंने बनाया उसमें आपको उनका भूकंप का क्लासिफिकेशन बताया है। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया है कि अगर 70 किलोमीटर तक के भूकंप का उद्गम केंद्र है। ये दूसरा वीडियो देखिए, ये वाला दूसरा डायग्राम देखिए, ये इसमें मैंने पहले ये बताया है कि जहाँ पर पृथ्वी के अंदर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। और भूकंप पृथ्वी की सतह पर जहाँ पर प्रकट होता है, दिखाई पड़ता, महसूस होता है, सबसे पहले उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। और जो प्रभावित क्षेत्र है वो केवल अधिकेंद्र पर नहीं होता बल्कि उसके आसपास का बहुत बड़ा एरिया होता है ना। तो 70 किलोमीटर तक छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं पृथ्वी की सतह से 70 किलोमीटर तक, ठीक है। ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह से 70 किलोमीटर तक क्या होंगे? छिछले उद्गम जो भूकंप, उनका भूकंप मूल अगर 70 किलोमीटर तक है, ऐसे समझिए। पृथ्वी की सतह से 70 किलोमीटर के अंदर भूकंप मूल है तो छिछले उद्गम के भूकंप कहलाएंगे वो। अगर भूकंप जो आया है उसका भूकंप मूल 70 से 300 किलोमीटर के बीच में है तो मध्य उद्गम के भूकंप कहलाएंगे। अगर 300 से 700 किलोमीटर तक है या उससे भी ज़्यादा है तो वो गहरे उद्गम के भूकंप कहलाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि भूकंप की तीव्रता को निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं, ठीक है। जितना चीज़ पढ़ाई है उसको लिखेंगे कैसे मेंस में, है ना। ये भी मैं हर वीडियो में अपने बताता ज़रूर हूँ ये कि मेंस में उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि समझने के बाद में उसको लैंग्वेज में ढालना ये अपने आप में एक आर्ट है। बहुत लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेकिन उसको लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे तो आधी चीज़ें छोड़ देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, डायग्राम देखिए। अंतर्जात आकस्मिक बल, अगर आप भूसंचलन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अंतर्जात बल जो होता है वो मैंने डिफाइन किया है ना। तो अंतर्जात आकस्मिक बल इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो लाइन से देखते जाइए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तो आपको लाइन से देखने में आसानी होती। जैसे मेरा लगभग 2 दिन के बाद एक वीडियो आता है मेरा, और 2 दिन इसलिए आता है ताकि वो 2 दिन में आप उस वीडियो को 2 या 1 या 2 बार 3 बार देख सकें, उसके नोट्स बना सकें। मैं आपको सिनॉप्सिस बनाते ही दे रहा हूँ। सिनॉप्सिस बनाने का रीज़न ही यही है कि आप उसको लैंग्वेज में ढालिए, है ना।
तो यहाँ पर देखिए अंतर्जात आकस्मिक बल टिटाड़ पृथ्वी की सतह के पर किस बल से होता है? अंतर्जात आकस्मिक बल से। तो अंतर्जात आकस्मिक बल कैसे होते हैं, है ना? अपसारी, अभिसारी और समांतर। तो अंतर्जात आकस्मिक बल टिटाड़ पृथ्वी की सतह पर तीव्र से होने वाले कंपन का संबंध किससे है? भूकंप से है। भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर सतह पर होने वाले कंपन को 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है, ठीक है? भूकंप मूल की गहराई के आधार पर सतह पर होने वाले कंपन को यानी बने आने वाले भूकंप को 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है। 70 किलोमीटर सतह से लगभग 70 किलोमीटर की गहराई तक के भूकंप मूल से आने वाले भूकंप को छिछले उत्तम ट्रेन के भूकंप कहते हैं। वहीं 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई के भूकंप मूल से मध्यम उत्तम ट्रेन के भूकंप को, अगर 70 से 300 किलोमीटर तक की गहराई है भूकंप मूल की तो उसे मध्यम उद्यतम ट्रेन के भूकंप कहेंगे। और अगर 300 से 700 किलोमीटर के है तो गहरे उत्तम ट्रेन के भूकंप कहलाते हैं, ठीक? पहला और दूसरा फैक्टर मैंने आपको डिफाइन किया। फिर है भूकंप की तीव्रता को निर्धारित करने वाले कारक। तो ये लाइन से हैं, प्रेफरेंस वाइज है। देखिए अगर भूकंप की तीव्रता किस पे डिपेंड करेगी? भूकंप मूल की गहराई पर। ये प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ मैं कॉन्सेप्ट कि भूकंप की मूल की गहराई, भूकंप मूल गहराई जितनी ज़्यादा होगी भूकंप की तीव्रता उतनी कम होगी, क्योंकि पी एस और एल वेव जो ऊपर आएंगी, पी और एस वेव जब ऊपर आने लगेंगी पृथ्वी की सरफेस पे, तो जितनी ज़्यादा उन्हें ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी उतनी उनकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो भूकंप मूल जितना पृथ्वी की सरफेस से नज़दीक हो रहा है ना, उतना ज़्यादा भूकंप की तीव्रता होगी, उतना ज़्यादा डिजास्टर हो रहा, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि भूकंप मूल की अगर गहराई समान है तो भूकंपी तरंग भूकंप की तीव्रता निर्धारित करेंगे। तो भूकंपी तरंग क्या होता है ये मैं पहले वीडियो में आपको बता सकता हूँ, पहले या दूसरे वीडियो में बताई है कि पी एस और एल तरंग के रूप में भूकंपी तरंग आती हैं। पी तरंगें अंधेर तरंगें होती हैं, पहले ही वीडियो में शायद बताया है, पहले वीडियो में, इसलिए शुरुआत से देखिए पहले से, है ना? फिर देखिए पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें। पी तरंगों प्राथमिक वेव कहते हैं, एस तो सेकेंडरी और एल तो लॉन्ग वेव कहते हैं। पी तो प्राइमरी वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती हैं, भूकंप मूल से चलती हैं और सबसे ज़्यादा पहले पृथ्वी की सरफेस पर पहुंचती हैं। सबसे पहले कौन पहुँचेगा? जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो रही, गति सबसे ज़्यादा हो रही, तो पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। एस तरंगों की उससे कम, एल तरंगों की उससे कम होती है ना? दूसरी बात, पी तरंगें अंतर्गत वेव होती हैं, यानी जो कंपन के कणों की दिशा है वो तरंग के चलने की दिशा के समांतर होता है ना? ये देखिए ये इधर तरंग चल रही है, कण भी इधर कंपन कर रहे हैं, ठीक? जबकि एस तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, उसमें तरंग इधर चल रही होगी लेकिन कंपन ऐसे ऐसे हो रहे होंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब लीनियर वेव में चलेंगी, ऐसे समांतर चल रही होगी, तो डिजास्टर कम होगा, यानी तीव्रता कम होगी, यानी पी तरंग की तीव्रता सबसे कम होती है। जबकि एस तरंग में क्या होता है कि तरंग इधर चलेगी, वेव्स कंपन जो कंपन होंगे वो ऐसे करेंगे, है ना, लंबवत इससे तरंग के चलने की दिशा के, तो क्या होगी? तीव्रता ज़्यादा होगी, इसलिए डिजास्टर पी की तुलना में ज़्यादा हो रहा। एल तरंग क्या होती है? ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं पुराने वीडियो में। एल तरंग क्या होता है? ये पृथ्वी है। एल वेव जो होती है लॉन्ग वेव पृथ्वी की सतह के नज़दीक नज़दीक चलती है ऐसे, तो ये पृथ्वी की सतह के नज़दीक चलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, इसलिए तीव्रता सबसे ज़्यादा अधिक होती है इसकी, लेकिन गति सबसे ज़्यादा कम होती है, और सबसे ज़्यादा लंबा मार्ग तय करती है, इसलिए सबसे विनाशकारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये पृथ्वी की सरफेस के नज़दीक में चलती है ना? तीसरी चीज़ है भूकंप की तीव्रता चट्टानी संरचना और संगठन पर निर्भर करती है। इसका क्या मतलब है? अब सोचिए जरा कि अगर मान लीजिए तो ऐसी आपका घर बहुत अच्छे से बना है तो भूकंप में नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई घर ऐसा है जो मिट्टी का बना है या कमज़ोर बना हुआ है तो वो जल्दी ढह जाएगा, है ना? तो यही चीज़ पृथ्वी की सरफेस पे भी है। अगर मान लीजिए कहीं पे संरचना पहले से वहीं से वहाँ पे भ्रंशन हो रखा है, भ्रंशन मतलब दरार है, टूटा हुआ है, तो वहाँ पे भूकंप की तीव्रता क्या हो रहा है? डिजास्टर ज़्यादा हो रहा है ना? लेकिन अगर मजबूत है, भ्रंशन नहीं है,
तो डिजास्टर नहीं हो रहा, ये ट्रम हो रहा है ना। पिलर पिलर बने हैं जैसे अब बनते हैं, तो ऐसा है, डिजास्टर नहीं हो रहा है ना। दूसरी बात है, अगर कहीं पर अवसादी चट्टानें हैं, अग्नेय चट्टानें हैं, तो वो क्या टूटेंगी? नहीं टूटेंगी जल्दी, भूकंप आए चाहे जो आए। लेकिन अगर जो है अवसादी संरचना है, अवसादी चट्टानें हैं, तो वहाँ पे तीव्रता अधिक हो जाएगी, क्योंकि वो मुलायम होती हैं, असंगठित होती हैं, इतनी ज़्यादा कंक्रीट नहीं होती। अग्नेय चट्टान एकदम सॉलिड हो जाती हैं जब लावा जम जाता है तो, है ना। तीसरा है कि अगर नदी बेसिन के समीप में जलोढ़ संरचना है ना, तब भी क्या हो रहा, भूकंप के समय ऊष्मा का प्रसार हो रहा और संकुचन हो रहा, तब भी अर्थक्वेक आएगा तो उसमें जो है धंसने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, है ना। चौथा है बाह्य कारक। बाह्य कारक में क्या है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य ने वृक्षों कहीं काट दिया, कहीं पहाड़ काट दिया, कहीं पहाड़ों में सुरंग बना दी, तो क्या होता है, समस्थैतिक संतुलन बल, जो मैंने आपको पढ़ाया है बल वाले भू संचलन वाले चैप्टर में, ठीक। तो वहाँ पे समस्थैतिक और सुस्थैतिक पढ़ाया था। समस्थैतिक संतुलन बल लगेगा तो वहाँ पर भी क्या हो रहा, भूकंप आने, चट्टानें इधर उधर खिसकेंगी तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा निर्माण और संरचना निर्माण नहीं किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उससे अगर आप आज निर्माण कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो कल आप डिजास्टर पर तैयार रहिए, क्योंकि आप पहाड़ काट के ही निर्माण कर पाएंगे, है ना। पांचवा है प्लेट सीमांत। तो इन चारों की बात कर लेते हैं, फिर पांचवें पे आते हैं। क्योंकि प्लेट सीमांत में पढ़ा चुका हूँ, है ना। देखिए चारों को लिखेंगे कैसे, देखिए सतह से भूकंप मूल की गहराई में वृद्धि होने के साथ, पहला ये देखिए, सतह से भूकंप मूल में गहराई में वृद्धि होने के साथ भूकंप की तीव्रता में कमी आती है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूँकि भूकंप की उत्पत्ति पी, एस और एल वेव के रूप में होती है, इसलिए भूकंप मूल की गहराई के साथ तरंग की तीव्रता का सतह पर होने वाले कंपन की तीव्रता से सीधा संबंध होता है। सर्वप्रथम पी तरंग के द्वारा कम तीव्रता के साथ भूकंप आते हैं, क्योंकि अंधेर तरंग होने के कारण कणों का कंपन तरंग की दिशा के समांतर होता है। यही चीज़ें बताई, देखिए वही चीज़ लिखी हुई है लाइन से। अगर ये सिनॉप्सिस याद कर लिया आपने तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही, स्पेशली पीसीएस मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है पीसीएस मेंस में, है ना। वहीं इस तरंग के अनुप्रस्थ होने के कारण कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबावत होता है, इसलिए इस तरंग की तीव्रता पी तरंग की तीव्रता से अधिक होती है। अतः सतह के समीप चलने वाली एल तरंग, एट लास्ट क्या, एल तरंग जो सतह के समीप चलती है उससे अधिक तीव्रता के साथ भूकंप आते हैं, क्योंकि उसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है ना। 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट क्या है, भूकंप मूल की गहराई और तरंग की तीव्रता के साथ साथ चट्टानी संरचना और संतन का भी सतह पर आने वाले भूकंप से, चट्टानी संरचना और संतन भी भूकंप की तीव्रता को निर्धारित करते हैं। ऐसे लिख लीजिए, जहाँ सतह पर भ्रंश घाटी और भ्रंशतल निर्माण पहले से हुआ होगा वहाँ भूकंप अधिक तीव्रता के साथ आएंगे, जब और जहाँ असंतुलित और मुलायम चट्टान होंगी अर्थात अवसादी संरचनाएं होंगी वहाँ भी भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होती है ना। फिर नदी बेसिन की बात की थी हमने, तो नदी बेसिन के समीप जलोढ़ संरचना से निर्मित क्षेत्र में भूकंप आने पर फैलाव संकुचन पर पाने पर ऊष्मा का क्या हो रहा, निष्कासन हो रहा है ना, जिससे भूकंप की तीव्रता क्या होगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। इसलिए चट्टानी संरचना और संतन सतह पर होने वाले कंपन की तीव्रता को निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि जब कभी भी बाह्य कारकों के प्रभाव से चट्टानी संरचना और संतन में परिवर्तन होता है तो समस्थैतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक। यही चीज़ बताई थी बाह्य कारक में, कि अगर पहाड़ों काटा जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है तो बाह्य कारकों के प्रभाव से अगर चट्टानी संरचना और संतन में परिवर्तन हो रहा है तो समस्थैतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे अंतर्जात बल की तीव्रता में वृद्धि के कारण भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पांचवा पॉइंट इसमें एक और लिख सकते हैं, मानवीय क्रियाएं। हालांकि बाह्य कारक में वो अंडरस्टूड हैं, तो देखिए इसमें एक
पैराग्राफ मानवीय टियावटा भी बढ़ा सकते हैं कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से मानव समुदाय प्रकृति नियमों का उल्लंघन कर रहा है और स्थलाकृतिक संरचना और संगठन में परिवर्तन कर रहा है, उससे भी समस्थितिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और यही कारण है कि भूकंप जो पहले आते थे और जब अब आ रहे हैं उनकी तीव्रता में काफ़ी अंतर है। पहले आते थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आते थे, लेकिन उनसे अब डिजास्टर ज़्यादा हो रहा है ना। तो अगर ऐसा ही रहा, ऐसे ही हम लोग छेड़छाड़ करते रहे, मानव समुदाय छेड़छाड़ करता रहा प्रकृति से, तो क्या होगा, भूकंप की क्रियाएँ अंतर्जात बलों के साथ होने के साथ साथ क्या होंगी, बाहरी वायु क्रियाओं से भी अत्यधिक मात्रा में होने रहेंगी, है ना। फिर आते हैं प्लेट सीमांत पे। प्लेट सीमांत की अगर बात करते हैं तो 3 टाइप के प्लेट सीमांत हमने पढ़ाए हैं आपको, है ना। पिछले 2 वीडियो में प्लेट सीमांत की ही बात हुई है। तो अपसारी प्लेट सीमांत, अभिसारी प्लेट सीमांत, समांतर प्लेट सीमांत। अपसारी प्लेट सीमांत क्या होता है, महासागरीय नितल पर होता है जब प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, है ना। जब प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगी तो ये जो यहाँ पे चट्टान है इसमें क्या होगी, भ्रंशन की क्रिया हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। जब टूटेगा तो कौन से भूकंप आएंगे, छिछले उद्गम ट्रेन के भूकंप आएंगे। मतलब टूटेंगी तो 70 किलोमीटर के अंदर ही टूट जाएंगी वो, तो वहाँ पे छिछले उद्गम ट्रेन के भूकंप आएंगे, है ना। लेकिन जो यहाँ पर नीचे चट्टान है या मैग्मा है वो क्या हो रहा है, इन्हीं दरारों से, इसी भ्रंशन की दरारों से ऊपर आएगा महासागरीय नितल पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, चूंकि तो उसका भूकंप मूल कहाँ है, नीचे है, तो उसको क्या बोलेंगे, मध्यम उद्गम ट्रेन के भूकंप बोलेंगे। समझ में आई बात। अब सारी प्लेट संचलन में, अब सारी प्लेट संचलन 3 टाइप के थे। एक था महाद्वीपीय महासागरीय महाद्वीपीय, एक था महासागरीय और तीसरा था महाद्वीपीय, है ना। तो देखिए सब में एक कॉन्सेप्ट ये था कि 2 प्लेटें हैं, है ना, दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो एक प्लेट टकराएगी दूसरे से, तो दूसरी जो प्लेट भारी होगी और जिसकी गति अधिक होगी वो नीचे चली जाएगी। भारी मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा है ना, नीचे उसका छेपड़ हो जाएगा या अंतररसन हो जाएगा या सबडक्शन हो जाएगा, जो भी कह लीजिए। तो जब दोनों प्लेटों में संतुलन होगा, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी। अब सारी प्लेट संचलन का मतलब क्या है, दोनों प्लेट का एक दूसरे की तरफ आना। तो एक दूसरे की तरफ क्या हो रहा, संपीड़न हो रहा। संपीड़न से जब टकरा रही होंगी तो वहाँ पे भी भ्रंशन की क्रिया हो रही होगी, यहाँ पे वलित पर्वत बनेंगे। तो जब वलित पर्वत बन रहे होंगे तब भी तो प्लेटों का संचलन हो रहा है, तब भी भूकंप आएंगे। तो उनको क्या बोलेंगे, छिछले उद्गम ट्रेन के भूकंप बोलेंगे। जब छेपड़ हो जाएगा, जब ये दूसरा मीटर ये वाला, ये है ना, जब ये छेपड़ हो जाएगा, फिर से बना देता हूँ, ये प्लेट है, दूसरी प्लेट आएगी तो इसके नीचे चली जाएगी ऐसे, है ना, ऐसे ही तो जाती है। अरे ये छेपड़ हो रहा है इसमें, तो ये क्या होगी, यहाँ पर नीचे पहुँचने के बाद में क्या हो जाएगी, ढलेगी, है ना। तो छेपड़ होने पर, जब छेपड़ होगा तो अंदर की जो प्लेटें होंगी वो टूटेंगी। जब टूटेंगी तो उनको क्या बोलेंगे, मध्यम उद्गम ट्रेन के भूकंप बोलेंगे। और जब ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा गहराई में छेपड़ हो जाएगा, है ना, तो यही प्लेटें डलती क्या होंगी, मैग्मा के रूप में बाहर आएंगी यहाँ पर, लावा के रूप में। और जब लावा के रूप में जैसे ही बाहर आएंगी यहाँ पर, तो क्या होगा, उनको तब भी भूकंप आएगा। तो उनको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी के साथ साथ भूकंप आएगा तो उसको बोलेंगे गहरे उद्गम ट्रेन के भूकंप, क्योंकि वो काफ़ी गहराई से हो रहे हैं। गहराई उद्गम ट्रेन का भूकंप मध्यम इसलिए पहले ही डिफाइन कर दिया कि अगर 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच में भूकंप मूल है तो उसको गहरे उद्गम ट्रेन के भूकंप बोलेंगे, है ना। समांतर प्लेट सीमांत में क्या होता है, समांतर प्लेट सीमांत में एक प्लेट नीचे है, उसके ऊपर प्लेट का संचलन हो रहा है, चाहे जैसे आप रख लीजिए वैसे हो रहा है ना। यानी किस प्लेट के बीच में, ये प्लेट और ये प्लेट, इनके बीच में मूवमेंट हो रहा है, समांतर रूप से हो रहा है। ये इधर मान लीजिए जा रही है और ये इधर जा रही है, या सेम डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा, ये तो देखिए यहाँ पर बहुत नीचे का मामला नहीं है, ये यहाँ पर 70 किलोमीटर के अंदर का ही मामला है। तो यहाँ पे छिछले उद्गम ट्रेन के भूकंप आएंगे। लेकिन एक बात मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई आपको कि
समांतर प्लेट सीमांत में क्या होता है कि भूकंप की तीव्रता कई बार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पहला टॉपिक है यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट है भूकंप की तीव्रता निर्धारित करने वाला, वो क्या है, भूकंप मूल की गहराई। तो भूकंप मूल की गहराई छोटी है, इसमें बहुत ज़्यादा तो है नहीं, इसलिए भूकंप मूल की जब गहराई कम हो रही तो भूकंप की तीव्रता ज़्यादा हो रही। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें ऊष्मा निष्कासन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चट्टानें टूट नहीं रही हैं, इसलिए भूकंप क्या होंगे, बहुत तीव्रता के साथ नहीं आएंगे। जबकि दूसरा रीजन क्या है, भूकंप मूल की गहराई कम होने की वजह से क्या हो रहा, भूकंप की तीव्रता बढ़ जाएगी, है ना। तो ओवरऑल भूकंप यहाँ पर जो होते हैं वो ज़्यादा तीव्र मात्रा में आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं विन्यास जोन पे। दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों रीजन, लेकिन वो एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, और इसलिए भूकंप समांतर प्लेट सीमांत में भी अच्छे खासे तीव्र आते हैं। विन्यास जोन क्या होता है, विन्यास जोन मैंने अभी जो आपको बताया, 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट, वो देख लीजिए, बस ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक प्लेट ये ऐसी है, दूसरी जब अभिसारी प्लेट संचलन होता है तो दूसरी प्लेट जब इसके नज़दीक आती है तो जो प्लेट अधिक तीव्र से आ रही होगी और भारी होगी वो नीचे चली जाएगी, उसका छेपड़ हो जाएगा, सबडक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ छेपड़ हुआ है तो जो भाग छेपड़ होने की वजह से जितने बड़े क्षेत्र में भूकंप आएगा उसे विन्यास जोन कहेंगे। लेकिन इस छेपड़ की एक क्या होनी चाहिए, एक कंडीशन है कि छेपड़ 45 डिग्री पर ही होना चाहिए, है ना। जब छेपड़ 45 डिग्री पर होगा तो क्या होगा, तब विन्यास जोन बनेगा। लेकिन ये जो छेपड़ होता है, जो अभिसारी प्लेट सीमांत अपने 3 टाइप के पढ़ाए थे, महासागरीय महाद्वीपीय सीमांत, महासागरीय सीमांत और महाद्वीपीय सीमांत। तो जो महाद्वीपीय सीमांत बना था, कहाँ बना था याद है, हिमालय पर्वत जहाँ बन रहा था, है ना। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही थी, है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहे थे, आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए भाई। तो वहाँ पर क्या है कि ज्वालामुखी तो नहीं आ रहा, लेकिन भूकंपीय क्षेत्र हैं वहाँ पर, है ना। जबकि महासागरीय महाद्वीपीय में भूकंप भी आ रहा है, ज्वालामुखी भी हो रहे हैं, वलित पर्वत भी बन रहे हैं। महासागरीय में क्या हो रहा है, भूकंप भी आ रहे हैं, ज्वालामुखी भी आ रहे हैं, वलित पर्वत नहीं बन रहे हैं, वहाँ पर रिंडाव वो बन रहे हैं, ज्वालामुखी द्वीप बन रहे हैं, जैसे जापान द्वीप, फिलीपींस द्वीप समूह, ये सब बन रहे हैं, है ना। इसलिए देखिए भारत के ईस्ट में इधर हिंद महासागर जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है, हिंद महासागर नहीं, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है, उसमें देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के पश्चिमी सिरे पर देखिए कितने सारे द्वीप हैं, जापान द्वीप समूह है, फिलीपींस द्वीप समूह है, इंडोनेशिया वगैरह सब हैं। ये सब किससे बने हैं, ये ज्वालामुखी द्वीप हैं, ये बने हैं महासागरीय सीमांत पे। तो वहाँ पर क्या है, विन्यास जोन बनता है, इसलिए वहाँ पे भूकंप भी बहुत आते हैं, है ना। अभी चैप्टर जब अगला पढ़ेंगे तो आप जापान को ही विशेष रूप से पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है, या महासागरीय सीमांत को ही पढ़ रहे होंगे कि वहाँ पे जब भूकंप आएगा तो पानी में के अंदर भूकंप आएगा, ज्वालामुखी क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सुनामी उत्पन्न हो जाएगी। तो विन्यास जोन समझ रहे हैं। फिर देखिए प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, H.F. रीड ने एक सिद्धांत दिया था भूकंप के मामले में, ठीक, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। इसमें क्या इन्होंने बताया कि हर चट्टानी संरचना की एक प्रत्यास्थ सीमा होती है, और प्रत्यास्थ सीमा तक अगर खिंचाव हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो भ्रंशन की क्रिया होगी, भ्रंशन की क्रिया होने पर चट्टान क्या करेगी, जैसे प्रत्यास्थ मतलब समझ रहे हैं, 11th-12th में पढ़ा हो रहा, प्रत्यास्थ बल, है ना। तो फिर से बताते रहे हैं, जैसे इलास्टिक होती है आपकी, तो क्या होती है, इलास्टिक क्या होती है, आप बढ़ाइए तो बढ़ेगी, उसके बाद छोड़ दीजिए तो अपनी वापस स्थिति में आ जाएगी, है ना। तो वैसे ही इन्होंने बताया कि चट्टान में भी ऐसा होता है, चट्टान एक सीमा तक खिंचती है, उसके बाद क्या होती है, अब इतनी नहीं, रबड़ जैसे इलास्टिक जैसे नहीं खिंचेगी, हल्की मात्रा में खिंचती है, दोबारा अपनी वापसी करती है अपनी पुनः स्थिति में आने के लिए। जब आने लगती है तो क्या होता है, संतुलन होता है, संतुलन होने पर तीव्र से कंपन होते हैं और फलता भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये बताया था H.F. रीड ने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। अगर कभी आपसे पूछ लें तो आप बता सकते हैं इसको। फिर क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी में संबंध क्या है। देखिए भूकंप और ज्वालामुखी में संबंध क्या है, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर बढ़िया से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया है कि अब सारी प्लेट सीमांत की अगर बात करेंगे
यानी दोनों प्लेटें इधर इधर जा रही होंगी, तो नीचे का मैग्मा क्या होगा, दबाव कम होने की वजह से और दबाव कम होने की वजह से नीचे का मैग्मा क्या होगा, बाहर आएगा लावा के रूप में। ये दोनों प्लेटें इधर खिसक रही हैं, तो क्या हो रहा, ज्वालामुखी भी आ रहा है, और जहाँ ज्वालामुखी आएगा यहाँ पे इसलिए भूकंप भी आ रहा है प्लेटों के संचलन की वजह से। ठीक, दूसरा आपने बताया था आपको अब सारी प्लेट सीमांत। तो अब सारी प्लेट सीमांत में हमने 3 बताए थे आपको, तो चाहे महाद्वीपीय ले लीजिए, चाहे महाद्वीपीय ले लीजिए, महासागरीय ले लीजिए, चाहे महाद्वीपीय ले लीजिए। तो उसमें क्या है, सब में यही होता है। ठीक, अब इसमें महाद्वीपीय आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, इसलिए बताता हूँ भी क्यों छोड़िए। यहाँ पर दोनों प्लेट एक दूसरे तरफ आ रही हैं, एक प्लेट नीचे जाएगी, जब प्लेट नीचे जाएगी वो यहाँ पर क्या होगी, मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद में ऊपर आएगी, तो यहाँ ज्वालामुखी भी हो रहा है। जब ज्वालामुखी आएगी तो इन प्लेटों को तोड़ते हुए आएगा ना ज्वालामुखी ऊपर, मैग्मा ऊपर आएगा, तो भूकंप भी आएगा यहाँ पर। और इन दोनों के टकराने से तो भूकंप आ ही रहा है। आई बात समझो। फिर ऐसे ही इसमें है महासागरीय प्लेट सीमांत में। महाद्वीपीय सीमांत में ज्वालामुखी नहीं बनता है, जबकि भूकंप आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर सबडक्शन जो होता है वो, चूँकि दोनों महासागरीय हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की अपेक्षा में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो भारी तो है, लेकिन इतनी भारी नहीं है कि वो 45 डिग्री पर सबडक्शन कर सके, तो वो इसके नीचे चली जाती है ऐसे समांतर। तो वहाँ पर छेपड़ गहराई में नहीं होने पाता है, ये नहीं होता है वहाँ, ये होता है। जब ये इसके समांतर होगा तो ये वाला सिरा ऊपर उठ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया है, पठार बन गया है ना। पठार बना नहीं बना, ठीक है। कमेंट करके बताइए कौन सा पठार बना है। आई बात समझ में, पिछले वीडियो में बताया मैंने। तो वहाँ पर क्या होगा, तो इस कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र है वहाँ पर भूकंप आएगा, लेकिन जहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र है वहाँ पर ज्वालामुखी आवश्यक नहीं है। ठीक, क्योंकि जहाँ ज्वालामुखी आएगा वहाँ मैग्मा पृथ्वी की परतों को तोड़ते हुए, चट्टानों की परतों को या प्लेटों की परतों को तोड़ते हुए बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा ही आएगा ज्वालामुखी के साथ में। लेकिन जहाँ भूकंप आएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप आते हैं लेकिन ज्वालामुखी नहीं आता है ना, ज्वालामुखी पर्वत वहाँ नहीं है। आई बस समझे, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको जीएस के सारे वीडियो यहाँ पे मिलेंगे। सारे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको उसके वीडियो मिलेंगे, है ना। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ज्वालामुखी रहेगा। छोटा सा चैप्टर वो भी है, और बिलोंग करता है प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप उनको पढ़ के आएंगे, 2 दिन के बाद लगभग आएगा, 1 दिन या 2 दिन के बाद वो वीडियो अपलोड हो रहा, लेकिन फिर भी आप पढ़ के आइएगा वो वीडियोस, उनको पढ़ेंगे तो आपको अगले आने वाले चैप्टर जितने भी हैं, चाहे वो पर्वत रचना हो, ज्वालामुखी हो, सुनामी हो, वो सब समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए उनको पढ़ के आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और जीएस पढ़िए अपने अच्छे से, मेंस स्पेशली। ओके, थैंक यू।